Thank you, Subhi. Yes, you can start. ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। Good evening, everyone, and wishing you all a very happy new year to everyone present here. I am Vishal Singh, scholar of third year in Syamlal College Evening, University of Delhi. First, thank you so much to everyone gracing my talk GSTS 99. Thank you so much to all the honorable teachers and guests of honor for honoring my talk. Now, topic of my talk is the idea of Bharat, and the objectives which I will discuss in my talk are: first, यूरोपीय औपनिवेशिक दृष्टिकोण ने भारत को किस तरह देखा। सेकंड, राष्ट्रवादी अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में भारत की खोज। थर्ड, भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था पर ब्रिटिश सोच का प्रभाव। फोर्थ, साहित्य विज्ञान एवं तकनीकी और प्रशासन के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय इतिहास की वास्तविकता और वर्तमान में संबंध। और लास्ट में मैं अपने कुछ व्यूज और ओपिनियन के साथ इस टॉक को कंक्लूड करूंगा। नाउ आई विल स्टार्ट माय टॉक कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट डिबेट है जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उनका कहना है कि इंडियंस को हिस्ट्री राइटिंग का सेंस नहीं है, या जो कुछ भी लिखा गया है वह बिना किसी सेंस वाली स्टोरी से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत का साहित्य में कोई उचित इतिहास नहीं है। वो यह भी कहते हैं कि भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का ढंग नहीं है। तो आज की इस टॉक में मैं इनकी इस तरह की मिथ्या और विकृतियों को दूर करने और प्राचीन भारत की श्रेष्ठता को उजागर करने का प्रयास करूंगा, और बताऊंगा कि किस प्रकार की एक आधारभूत जानकारी और साक्ष्य का विभिन्न विद्वानों के हाथ में जाकर बिल्कुल भिन्न अर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, यूरोपीय औपनिवेशिक दृष्टिकोण ने भारत को किस तरह देखा। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में रचित साहित्य के विशाल प्रमाण के आधार पर बहुत से विद्वानों ने, जिन्होंने कभी भारत देखा भी नहीं था, भारत के बारे में बहुत कुछ लिख डाला, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। अभी हम बात करते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में उनके यूरोपीय औपनिवेशिक हितों के विस्तार के अलावा आर्थिक स्वार्थ साधन के विस्तार का परिचय मिलता है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के पथ का अनुसरण करने वाले 19th सेंचुरी के प्रमुख बुद्धिजीवियों में विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोनिया विलियम्स, जेम्स मिल, कार्ल मार्क्स और F.W. हेगल प्रमुख हैं। 20th सेंचुरी के इस विचारधारा के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध विसेंट ऑर्थर स्मिथ थे, जिसने प्राचीन भारत का सबसे पहला सिस्टमैटिक इतिहास तैयार किया। इस प्रकार भारत का अतीत गौरवशाली और लोकप्रिय होना शुरू हुआ, और भारतीय दर्शन, तर्कशास्त्र और सृष्टि की उत्पत्ति आदि के बारे में भारतीय लेखन को स्वीकृति मिलनी शुरू हुई। कुछ ऐसे भी इतिहासकार हुए जैसे कि वॉल्टेयर और उनके साथी, जिन्होंने भारतीय इतिहास का आलोचनात्मक तरीके से अध्ययन किया और बताया कि भारतीय प्राचीन इतिहास बहुत ही उन्नत और श्रेष्ठ प्रकृति का था। तो बहुत से यूरोपीय विद्वानों को चिंता होने लगी। लगभग 1000 ईयर से अधिक समय से यूरोप के अधिकांश लोगों ने ओल्ड टेस्टामेंट को मानव जाति के इतिहास को रिकॉर्ड करने वाला अंतिम एवं अकाट्य प्रमाण स्वीकार कर रखा था। और उन चिंतित विद्वानों में से एक थॉमस मॉरिस यह सब देखकर विचलित हो उठा, और उसने 1812 में लिखा कि विश्व की आयु के बारे में कुछ फ्रांसीसी दार्शनिकों जैसे कि वॉल्टेयर और उनके साथी की दुस्साहसिक कल्पना और तर्कों में, जो मुख्यतः ब्राह्मणों की काल्पनिक उड़ानों पर आधारित थी, उनमें मूसा द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था और ईसाई धर्म को पलटने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति झलकती है। ये लोग सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली बाइबल की कथा के बारे में भी चिंतित हो उठे थे। बिशप असर ने हिसाब लगाया था कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति 23 अक्टूबर 4004 बीसी को प्रातः 9 बजे की गई थी, और महान बाढ़ 2349 बीसी में आई थी। अब भारतीय पौराणिक कथाओं के समक्ष इन तारीखों और इनके सृजन की कथाओं के गलत साबित होने का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि भारतीय पौराणिक कथाओं में 4 युगों और करोड़ों वर्ष बीतने का उल्लेख किया गया था। इससे उनके विश्वासों की नींव खतरे में पड़ गई थी। लेकिन अपने धर्म के निष्ठावान लोगों की बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए कर्नल बोर्डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के बोर्डन आचार्य पद की स्थापना विशेष रूप से अंग्रेजों में संस्कृत सीखने को बढ़ावा देने के लिए की गई, ताकि उसके देश के लोग भारतवासियों का ईसाइयों के रूप में धर्मांतरण कर सके।
विल्सन ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय परंपरा और धर्म को नीचा दिखाने वाली साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कारों का प्रलोभन दिया गया। पुरस्कारों का प्रलोभन जॉन म्यूर के द्वारा 200 पाउंड के रूप में दिया गया था। इसी क्रम में 19th सेंचुरी के फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर संस्कृत ग्रंथों के विशाल भंडार का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। लेकिन उसके विचार भी पहले के विद्वानों के विचारों से अलग नहीं थे। वह उनके धार्मिक विश्वास और राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रभावित था। इन दोनों बातों से भारतीय इतिहास को लिखने और उसकी व्याख्या करने का पूरा दृष्टिकोण प्रभावित हुआ। 1857 में मैक्स मूलर ने ड्यूक ऑफ आर्गिल को लिखा कि मैं जेनेसिस में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति को बिल्कुल ऐतिहासिक मानता हूँ। इसलिए टाइम पीरियड के रूप में उसके पास केवल 6000 ईयर्स अर्थात 4000 बीसी तक का समय था, जिसके भीतर सारे इतिहास को समायोजित किया जाना था। यही टाइम पीरियड वह मार्ग निर्देशक सिद्धांत बना जिसके आधार पर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, विसेंट स्मिथ और अन्य लोगों ने भारतीय इतिहास लिखा। इसी टाइम पीरियड के आधार पर मैक्स मूलर ने सबसे पहली रचना ऋग्वेद को 1500 बीसी का माना। मैक्स मूलर इस प्रकार का इतिहास लिखने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। मोनिया विलियम्स ने 1879 में लिखा कि जब ब्राह्मण धर्म के दुर्ग की दीवारों की घेराबंदी हो जाएगी, उन्हें कमजोर बना दिया जाएगा और फिर ईसाई धर्म के सैनिकों द्वारा उन पर आक्रमण किया जाएगा, तो ईसाईयत की ही अवश्य संपूर्ण जीत होगी। इससे पता चलता है कि 18th और 19th सेंचुरी में जो इतिहास लिखा गया, वह जेनेसिस में विश्वास द्वारा आरोपित पूर्व शर्तों से ही मार्ग निर्देशित था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जिस एक अन्य घटक से प्राचीन भारतीय इतिहास को डायवर्ट करने में मदद मिली, वह था भारत में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हित। इसी तरह यूटिलिटेरियन स्कूल के प्रमुख इतिहासकार जेम्स मिल ने 1806 और 1818 के बीच के समय में 6 पार्ट्स में भारत का इतिहास लिखा, जबकि वह ना कभी भारत आया और ना ही उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान था। इसमें उसने भारतीय इतिहास को बिना किसी तर्क और औचित्य के 3 भागों में विभाजित किया। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल या ईसाई काल। उसने हिंदू काल की एक अत्यंत घटिया छवि प्रस्तुत की। उसने हिंदू काल की प्रत्येक संस्था, विचार और कार्य की निंदा की और देश की सभी बुराइयों के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया। उसकी यह पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंग्लैंड के हारलेबरी स्कूल में टेक्स्ट बुक के रूप में निर्धारित की गई, जिसकी स्थापना प्रशासकों और सैनिक अधिकारियों के रूप में भारत आने वाले अंग्रेजों को शिक्षा देने के लिए की गई थी। परंतु जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल और उसके शिष्य मैकाले ने भारत में साम्राज्यवादी नीति और भारतीय शिक्षा के भविष्य को रूप देने में प्राचीन भारत के इस विकृत इतिहास की सहायता से भारतीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेम्स मिल के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भारत में ब्रिटेन की सरकार वी स्मिथ नाम के एक आईसीएस ऑफिसर ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी। सिविल सेवा के वफादार सदस्य के रूप में उसने भारत में विदेशियों की भूमिका पर बल दिया। उसकी बुक में लगभग 1/3 पार्ट सिकंदर के आक्रमण के बारे में था। स्मिथ का जातीय अहंकार इस बात से स्पष्ट हो जाता है जब वह लिखता है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक सिकंदर के विजय अभियानों ने एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं की अंतर्निहित दुर्बलताएं उजागर कर दी। वी स्मिथ यह दर्शाने का प्रयत्न करता है जैसे सिकंदर ने हिमालय से समुद्र तक संपूर्ण भारत को जीत लिया था, जबकि तथ्य यह है कि उसने केवल भारत के पश्चिमोत्तर सीमा को छुआ भर था। स्मिथ ने भारत को एक निरंकुश देश के रूप में प्रस्तुत किया, जहां अंग्रेजों का शासन स्थापित होने तक कभी कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। उसने लिखा है कि मुख्य रूप से भारत के इतिहासकारों का ध्यान शासन के एकमात्र स्वरूप एक तंत्रीय शासन पर था। स्मिथ यह भी कहते हैं कि भारतीयों को शासन करने का ढंग नहीं था। तो यहाँ हमने जाना कि किस प्रकार अपने ईसाई ग्रंथों जैसे कि जेनेसिस और ओल्ड टेस्टामेंट को साबित करने के लिए भारतीय ग्रंथों को उनकी समय सीमा में जबरन ढाला गया। आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों के साम्राज्यवादी इतिहासकारों और प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में क्या विचार थे, जिसके लिए मेरा ऑब्जेक्टिव है राष्ट्रवादी अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में भारत की खोज। 19th सेंचुरी का बुद्धिजीवी वर्ग प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैक्स मूलर, जेम्स मिल, वी स्मिथ और अनेकों साम्राज्यवादी इतिहासकारों के लेखों की विकृतियों और मिथ्याओं को देखकर घबरा गया था, जिसके बाद साम्राज्यवादी संस्करण को चुनौती देने के लिए इस टाइम पीरियड के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार डी.आर. भंडारकर, एच.सी. राय चौधरी, आर.सी. मजूमदार, पी.वी. काने, के.पी. जायसवाल, आर.के. मुखर्जी और ऐसे अनेक राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने लेख प्रस्तुत किए। भारतीय इतिहास की परंपरा को पश्चिमी सभ्यता की भौतिकतावादी अवधारणा से श्रेष्ठ सिद्ध किया
और भारतीय नैतिक मूल्यों को उजागर किया। साथ ही उन्होंने भारतीयों की आध्यात्मिकता के प्रति अनन्य भक्ति को स्वीकार किया और प्रशासन, साम्राज्य निर्माण, कूटनीति, कराधान संरचना, सैन्य संगठन, युद्ध, कृषि, औद्योगिक और वाणिज्य विकास में अपना ध्यान केंद्रित किया। कई इतिहासकारों ने समकालीन यूरोप के अनुरूप भारत के अतीत के राजनयिक और राजनीतिक संस्थानों की खोज की। उन्होंने प्राचीन भारतीय राज्य को चलाने में अक्षम होने की धारणा का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रशंसा की और कहा कि यह साबित करता है कि भारतीय राज्य द्वारा प्रशासन, कूटनीति और आर्थिक प्रबंधन में समान रूप से कुशल थे। कई इतिहासकारों ने कौटिल्य का महिमा मंडन किया और उनकी तुलना मैकियावेली और बिस्मार्क से की। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि प्राचीन भारतीय राज्य निरंकुश थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में राजा सभी को न्याय देते थे। कुछ इतिहासकारों में राज्य में लोकप्रिय तत्व की मजबूत उपस्थिति पर भी जोर दिया और यहाँ तक कहा कि कई मामलों में राजनीतिक संरचना आधुनिक लोकतंत्रों की तरह थी। जो भी हो, उन सभी ने तर्क दिया कि सरकार गैर जिम्मेदार और मनमौजी नहीं थी। निरंकुशता या शासकों की शक्ति पर कई सीमाएं थीं। ऐसे अनेक माध्यम थे जिनके द्वारा जनमत प्रभावी हुआ। कुछ इतिहासकारों ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय राजतंत्र सीमित थे और अक्सर संवैधानिक राजतंत्र से संपर्क करते थे। उदाहरण के लिए कौटिल्य द्वारा वर्णित मंत्रिपरिषद की तुलना ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल से की गई थी। इन सबसे ऊपर बहुत बार स्थानीय स्वशासन के अस्तित्व पर जोर दिया गया और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित ग्राम पंचायतों का उदाहरण दिया गया। कुछ इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त, अकबर और शिवाजी के अधीन विधानसभाओं, संसदों और कैबिनेट प्रणाली के अस्तित्व की बात की। साम्राज्यवादी इतिहासकारों के समूचे दृष्टिकोण को इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की है, उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसकी उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष या तो मिथ्या है अथवा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के क्षेत्र में साम्राज्यवादी विचारधारा को सबसे बड़ी चोट केपी जायसवाल द्वारा उनकी बुक हिंदू पॉलिटी ने पहुंचाई, जो कि भारतीय इतिहास के बारे में आज तक लिखी गई सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। जायसवाल ने इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से धराशायी कर दिया कि भारतीयों के कोई राजनीतिक विचार नहीं थे और उनकी कोई राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। आर्काइव्स के उनके अध्ययन से यह प्रदर्शित हुआ कि भारत कोई निरंकुशतावादी देश नहीं था, जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा पेश किया गया था। हेरेडिटरी सिस्टम के अलावा भारत में ऋग्वेद के काल से ही रिपब्लिकन ट्रेडिशन था। उन्होंने प्रमाण पूर्वक यह दर्शाया कि ब्रिटिश इतिहासकारों के विचारों के विपरीत भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली तत्कालीन विश्व के अन्य किसी भी देश की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। एस.सी. राय चौधरी ने अपनी बुक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया और वी.एस. स्मिथ द्वारा उत्पन्न किए गए भ्रम के बादलों को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। केपी जायसवाल या एस.सी. राय चौधरी ही ऐसे इतिहासकार नहीं हैं जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के लेखों का खंडन करते हैं या प्राचीन भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित बताते हैं। आर.सी. मजूमदार ने अपनी बुक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल और पी.वी. काने ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में इंडिया के कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल व्यू, रिलीजियस, सोसाइटी एंड कस्टम्स को एक सुव्यवस्थित, श्रेष्ठ और अद्वितीय प्रकार का बताया है। अगर हम हाल ही में प्रकाशित हुई बुक इंडिया अर्थात भारत की बात करें तो उसमें जेसाई दीपक ने स्पष्ट किया है कि ईसाईयत के प्रचार प्रसार के लिए जिस प्रकार प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने कैथोलिक चर्च और उनके पोप में वैश्यावृत्ति के आचरण देखे, उसी प्रकार वैश्यावृत्ति को ज्यों का त्यों ब्राह्मणवादी संस्थाओं पर थोप दिया गया। तो इस प्रकार साम्राज्यवादी इतिहासकारों या ईसाइयों द्वारा जो भी लिखा गया या बोला गया वह सब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए था। अब मैं बात करूंगा अपनी थर्ड ऑब्जेक्टिव, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर ब्रिटिश सोच के प्रभाव। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और ना ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था अब उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे।
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित आयात से भर गया। दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। यहाँ एक रोचक आंकड़े की बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहां मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर था, लेकिन फिर भी भारत का उस समय विश्व की जीडीपी में 27% हिस्सा था और 1947 में यह आंकड़ा घटकर 0.7 रह जाता है। 1820 के बाद तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग बंद ही हो गए थे। भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति हुई थी, बल्कि यह पतन अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ था। अनौद्योगिकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था वह यह कि भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पकारों का गांव की ओर पलायन। अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण बहुत से भारतीय हस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांव में जाकर खेती करने लगे। उदाहरण के लिए बंगाल में कंपनी शासन के दौरान शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने तथा अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्य पर बेचने हेतु विवश किया गया। अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण भूमि पर दबाव बढ़ने लगा, जिस कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, जिसके कारण अब भारत एक संपूर्ण निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया था। 1860 के बाद आर्थिक विश्लेषकों ने साम्राज्यवादी सरकार की आर्थिक शोषण की नीतियों को सार्वजनिक किया और स्पष्ट किया कि अंग्रेज सरकार एक सुविचारित योजना के तहत भारत को लूटने की प्रक्रिया में संलग्न है। आर्थिक विश्लेषकों में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम सबसे प्रमुख है। सर्वप्रथम इन्होंने ही ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया तथा अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त जस्टिस महादेव, रमेश चंद्र, गोपाल कृष्ण गोखले और जी सुब्रमण्यम अय्यर भी भारत के प्रमुख आर्थिक विश्लेषकों में से थे। इन्होंने यह सिद्ध किया कि किस प्रकार अनाज एवं कच्चे माल के रूप में भारत का धन इंग्लैंड में भेजा जाता है और फिर किस प्रकार वह मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का रूप लेकर भारतीय बाजार पर कब्जा करता है। इस प्रकार भारत के देश का एक दुष्चक्र बन चुका था। अब यदि सामाजिक व्यवस्था पर ब्रिटिशर्स का प्रभाव देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि उनके कुछ कार्य अत्यंत सराहनीय हैं, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा का अंत किया और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की। किंतु उसमें राजा राम मोहन रॉय और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का विशेष योगदान रहा। लेकिन यही अगर सामाजिक व्यवस्था पर इनके नकारात्मक प्रभाव देखें तो रेलवे, स्कूल, अंग्रेजी भाषा और कानून आदि के निर्माण से लेकर सब कुछ उनकी उनकी भलाई के लिए था, न कि मेजबान राष्ट्र की भलाई के लिए। भारत में समाज के एक छोटे से वर्ग को अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी, जिन्होंने शासकों और जिन पर शासन किया जा रहा था उनके बीच में ट्रांसलेटर के रूप में कार्य किया। इधर रेलवे के निर्माण से बंदरगाहों तक लौह अयस्क, कपास और अन्य कच्चे माल की ढुलाई में मदद मिली, जिन्हें बाद में इंग्लैंड भेजा जाना था। और अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि धर्म भारतीयों के बीच एक बुनियादी विभाजन ला सकता है, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिशर्स की फूट डालो शासन करो की नीति ने हमें जाति व्यवस्था और हिंदू मुस्लिम विभाजन में वृद्धि के साथ छोड़ दिया। धर्म के नाम पर देश के दो टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान। यदि एक नजर 1943 में हुए बंगाल के अकाल पर डाली जाए तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने चावल को दुनिया भर के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में निर्यात करने का आदेश दिया, जबकि पश्चिम बंगाल में 30 लाख भारतीय भूख से मारे गए। 19th सेंचुरी के लास्ट से और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लगभग 28 मिलियन अर्थात 2 करोड़ 80 लाख भारतीय बिना किसी दोष के मारे गए। अंग्रेजों ने इसके लिए प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसे देश से धन की निकासी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जहां एक औसत भारतीय निर्वाह के लिए पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए बहुत गरीब था। अब मैं बात करूंगा अपने फोर्थ ऑब्जेक्टिव, साहित्य विज्ञान एवं तकनीकी और प्रशासन के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय इतिहास की वास्तविकता और वर्तमान में संबंध। भारतीय दृष्टिकोण हमेशा से ही आध्यात्मिक रहा है, परंतु फिर भी हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा साहित्य है जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। प्रीवियस सेंचुरीज में हमारी बहुत सी साहित्यिक सामग्री आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई थी, जैसे कि 6th सेंचुरी में तक्षशिला विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने पूर्णतः नष्ट कर दिया और फिर बख्तियार खिलजी ने बाद में
अपने हकीमों से भारतीय वैद्यों के श्रेष्ठ होने के कारण 1199 में पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जलवा दिया था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी बुक्स थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालयों में आग धधकती रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत जैसे अनेक महान ग्रंथों के सुव्यवस्थित प्रमाण हैं। जिसमें अगर वेदों की बात करें तो वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। प्राचीनता और महानता के कारण ही ये मानव रचित न होकर ईश्वर द्वारा दिए गए माने गए हैं। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। वेद आर्यों की सामाजिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा तथा इसके अलावा आर्यों के प्रसार एवं आर्य और अनार्य के संघर्ष पर भी प्रकाश डालते हैं। इन सब के अतिरिक्त हम आज के समय में वेदों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि ऋग्वेद से चिकित्सा शास्त्र, यजुर्वेद से युद्ध कला, सामवेद से संगीत कला और अथर्ववेद से भवन निर्माण कला। आज जो हम प्राचीन विश्व धरोहर देखते हैं, वह सब अथर्ववेद के अध्ययन और उसके उपयोग की देन है, जिसके कारण ये आज तक टिके हुए हैं। धार्मिक साहित्यों के अंदर वेदों के बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख ग्रंथ है, वो है वेदांग। वेदांग की रचना वेदों के पूरक विज्ञान के रूप में की गई थी, जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके सभी कर्तव्यों को निर्वहन करना सिखाता है। इसी प्रकार उपनिषद हैं, जिनकी संख्या 108 है। ये मनुष्यों के धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वेद, वेदांग और उपनिषद का रचयिता विश्वामित्र, भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ और नामदेव जैसे ऋषि मुनियों को माना जाता है, जिनका रचना काल 600 बीसी से 600 एडी तक का है। रामायण और महाभारत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ये कितने विशाल और ज्ञानमय ग्रंथ हैं। अब मैं आपको बताऊंगा साहित्य की वर्तमान उपयोगिता के बारे में। तो प्राचीन भारतीय साहित्य संकुचितता का नहीं, पूरी मानवता का साहित्य है। एक देश का नहीं, पूरे विश्व का साहित्य है। यह बंधन का नहीं, मुक्ति का साहित्य है। घृणा का नहीं, आत्मीयता का साहित्य है, जिससे हम नैतिक मूल्यों, आदर्शों, ईमानदारी, सभ्यता के पाठ सीख सकते हैं। भारतीय साहित्य का हमारी समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। साहित्य में ही समाज निर्माण की शक्ति होती है, और जिस देश का साहित्य नष्ट हो जाता है, उसकी संस्कृति स्वतः नष्ट हो जाती है। यह हमें अपने वेद और पुराणों से सीखने को मिलता है। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास को विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में जानेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले आर्यभट्ट की बुक आर्यभट्टम पर बात करते हैं, जो कि 5th सेंचुरी एडी में लिखी गई। यह बुक संस्कृत में है और संस्कृत के जनक पाणिनि जी को कहते हैं। इस बुक में आर्यभट्ट जी ने अलजेब्रा का विस्तार से वर्णन किया है। पाई की वैल्यू 3.14 कैलकुलेट की है। ट्रिग्नोमेट्री की कई सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं। सोलर ईयर की लेंथ को कैलकुलेट किया है। जीरो की खोज या इसका सही यूज इन्हीं ने बताया। इनके इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन के कारण इन्हें एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट भास्कर जी ने 12th सेंचुरी में दिया, जिससे इससे पहले हम XY0 की वैल्यू x माना करते थे, बट इन्होंने प्रूव किया कि XY0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आर्यभट्ट ने और भी कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू आज भी 40,000 किलोमीटर है। टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया, लूनार और सोलर एक्लिप्स के रीजन बताए, प्लैनेट्स की पोजीशन को बताया। अब हम बात करते हैं वराहमिहिर जी की। इन्होंने 6th सेंचुरी में बृहद समता नाम की बुक लिखी, जिसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड बॉटनी कहा जाता है। इन्हीं ने बताया कि मून अर्थ के राउंड लगाता है और अर्थ सन के राउंड लगाती है। इन्होंने 6th सेंचुरी में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्स पर वाटर के सोर्सेस हैं। इससे पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में भी इंडियंस की मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी कितनी एडवांस थी। इसी प्रकार चिकित्सा पद्धति भी उस समय में बहुत कुशल प्रकार की थी, जिसमें अनेकों ऋषि मुनियों ने कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे ऋषि चरक ने कई टाइप्स के फीवर को डिस्क्राइब किया, लेप्रोसी, मिर्गी, ट्यूबरकुलोसिस के रोगों का ट्रीटमेंट ढूंढा। ऐसे ही ऋषि वाग्भट हुए, जिन्होंने भी 6th सेंचुरी में अष्टांग हृदय की रचना की, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करती है। ऐसे ही ऋषि सुश्रुत हुए, जिन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने स्टोन डिसीज का भी ट्रीटमेंट खोजा। इसी तरह अनेक विद्वान और चिकित्सक हुए, जिन्होंने चिकित्सा पद्धति में अपना विशेष योगदान दिया है।
वर्तमान समय में भारत ने विज्ञान, तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उन्नत स्थिति प्राप्त कर ली है और यह सब संभव इन विद्वानों के सिद्धांतों, खोजों और नियमों के कारण हो पाया है। ऐसी अनेक चीजें हैं जो हम अपने पुराने विज्ञान वर्ग से अपने वर्तमान विज्ञान वर्ग में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आर्यभट्ट के लॉज को फॉलो कर रहे हैं, वाघभट्ट के अष्टांग हृदयम को कार्डियोलॉजी के रूप में यूज कर रहे हैं। आज के समय में अनेक लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं जो कि ऋषि सुश्रुत की देन है। भारत योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पूर्ति करने वाले अपने कई संस्थानों के अस्तित्व के साथ विश्व में एक ज्ञान भंडार के रूप में भी कार्य कर चुका है। आगे यदि हम प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है। इसके विभिन्न सिद्धांत हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथ, रामायण, महाभारत तथा विभिन्न स्मृतियों के साथ-साथ मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बृहस्पति के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्यों के उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर एक विशेष तथा कुशल शोध माना जाता है। प्राचीन भारत में लोक प्रशासन पर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य ने प्रशासन की समस्याओं को समझने के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी को एडॉप्ट किया। ऑथोरिटी, ओबीडियंस और डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स को राज्य के प्रशासन का केंद्र माना गया है। प्रशासन का केंद्र माना गया है। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन जैसे सिद्धांतों को आंतरिक संगठन की कार्यविधि में अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा संभवतः कौटिल्य ही ऐसे जाने माने विचारक थे जिन्होंने प्रशासन में स्टैटिक्स के महत्व को मान्यता दी। उनके चिंतन में अनाथ बच्चों, महिलाओं, वृद्धों, कमजोर वर्गों इत्यादि का भरण पोषण करना तथा जन सामान्य के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाना इत्यादि पर बल दिया गया है। इससे एक कल्याणकारी राज्य की झलक मिलती है जो बहुत कुछ आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की तरह ही है। कौटिल्य के इस प्रकार के विचारों को चीन में कन्फ्यूशियस द्वारा दिए गए उपदेशों, अरस्तु की महान रचना पॉलिटिक्स, हॉब्स की रचना लेवियाथन और मैकियावेली की रचना द प्रिंस में देखा जा सकता है। कौटिल्य के ऐसे अनेकों सिद्धांत हैं जिन्हें हम आज के अपने प्रशासन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका उल्लेख मैंने ऊपर किया। इन सब के अतिरिक्त राज्य के लिए वेलफेयर स्कीम्स का भी वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य अंग है। उपरोक्त वर्णन से ये स्पष्ट है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम एक समृद्धशाली संस्कृति में जी रहे थे। अर्थात प्राचीन भारत के पास कई क्षेत्रों में ढेरों उपलब्धियां थी और आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, फिर भी हम बड़ी बिल्डिंग्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स और टेक्निकल आइटम्स के लिए अभी भी पश्चिमी सभ्यता पर निर्भर हैं। इन सब के अतिरिक्त आज जब मैं वर्तमान स्थिति को देखता हूं तो पता चलता है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 और ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में 132 और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136 पोजीशन पर है। ये स्थिति मुझे ये सोचने पर विवश कर देती है कि हमने एक राष्ट्र के तौर पर अपनी प्राचीन धरोहर का फायदा क्यों नहीं उठाया। प्राचीन संस्कृति और तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे इन विषयों पर काबू पाया जा सकता है, ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ दे रहा हूं। अब मैं अपनी टॉक को एक कविता के साथ समाप्त करना चाहूंगा। हाँ, मैं वही भारत हूँ, केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि अपने में समेटे मैं वो संपूर्ण जगत हूँ। गूंजता है जिसका नाम त्रिलोक में, अपने में समेटे मैं वो हिमालय पर्वत हूँ। जिसके पर्याय से है सागर संबोधन, हाँ मैं वही भारत हूँ। अपने हित से पहले सोचे दूसरों के जो हित को, प्रकृति संरक्षण के हेतु पूजते हैं उसे नित्य जो। दिया शून्य तो आसान हुआ, पढ़ना आज गणित को, फिर भी दुनिया ठेस पहुंचाती आई हमेशा से मेरे स्वामित्व को। अपने प्रार्थना में कहता जो विश्व का कल्याण हो, हाँ मैं वही भारत हूँ। आधुनिक सभ्यता से दुनिया उलझ चुकी है माया में, वही एक पुरानी सभ्यता जो कहती है क्या रखा है इस माया में। सारे संसार को जो अध्यात्म का पाठ पढ़ाता है, हाँ मैं वही भारत हूँ। सदैव इस आधुनिक सभ्यता ने प्रयास किया हमें नकारने का, लेकिन हमने अपने साथ साथ कार्य उसे भी स्वीकारने का। जो विश्वास रखता है सर्वे भवन्तु सुखना में, हाँ मैं वही भारत हूँ। थैंक यू। That was indeed remarkable, commendable, and fantastic talk, Mr. Vishal. You gave justice to GSTS 19 and the topic, the idea of Bharat, really.
एंड आपने हमें ये सोचने पे मजबूर भी किया that why we are losing such a great knowledge with time. Now I would like to come with the question answer round. अब like our enthusiastic listeners ने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब आपको क्वेश्चन आंसर राउंड पे हम आते हैं. The first question is from Ayush Raj. He is asking that विश्व की जानकारी काफी हद तक जरूरी है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी भाषा को समझना होगा या विश्व साहित्य का ट्रांसलेशन करना चाहिए? मुझे लगता है कि साहित्य का ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों को भाषा को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, Subi, जिसका mute yourself. वो Subi, mute yourself. Yes, Vishal, continue. मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन वो साहित्य का ट्रांसलेशन पहले किया जाना चाहिए, जिससे कुछ इसके साथ साथ कुछ लोगों को भाषा को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे वो उनका ट्रांसलेशन कर सकें और उनके ट्रांसलेशन को देख करके अन्य लोग उसको समझ सकें. Okay, that was great. Now next question is from Mr. Amit Kumar. He's asking that भारत को विश्व गुरु बनाने या बनने में युवाओं की क्या भूमिका होगी? मुझे लगता है कि युवाओं के साथ साथ इसमें गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है. गवर्नमेंट को कुछ ऐसे काम करने चाहिए, जैसे मतलब कुछ ऐसे इनिशिएटिव लाने चाहिए, जैसे स्कूलों में और कॉलेजेस में पुरानी जो हिस्ट्री है उसको रिकॉल करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए जैसे कि जिनसे उनकी युवाओं की स्किल जो है इम्प्रूव हो सके, और स्किल को इम्प्रूव करने के साथ वो जरूर भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे. Okay. Now third question is from Mr. Gautam. He's asking that हिंदी तथा संस्कृत भाषा को कैसे पेशेवर बनाया जा सकता है? अभी हम देखते हैं कि जो सीबीएसई स्कूल होते हैं उनमें संस्कृत है या इंग्लिश है, वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब बहुत कम छोटी क्लासों तक ही सीमित है, जिसको अगर अगर आगे की क्लासों तक और बढ़ाया जाए और उसको मैंडेटरी कर दिया जाए तो जरूर इसको मान्यता मिल सकती है. Okay, Vishal, you gave good answer, and I hope listeners have got their answers and they are satisfied. And you really did justice to the topic. Thank you for making this evening informative for all of us. Now, I would ask you one last. सुबी, एक और क्वेश्चन है माधुरी मैम का, आप देखिए, और एक और लास्ट क्वेश्चन आया है. Okay, sir. Okay, Vishal, Dr. Madhuri Sharma ma'am is asking one question. How name after male Bharat became Bharat Mata? Getting my question? Yes. नहीं, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन है सुबी. Why such a rich knowledge lost with time? विशाल, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. Why such a rich knowledge lost with time? इतनी बड़ी प्रचुर जो हमारी कल्चर है वो वक्त के साथ कैसे चेंज खत्म होते गया? क्या है कि बहुत से आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे ग्रंथों को और हमारे जो भी हमारे पास सामग्री थी इतिहास मतलब लिटरेचर से रिलेटेड, या फिर हमारे जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको मिटा दिया गया. जैसे मैंने आपको बताया कि तक्षशिला को नष्ट कर दिया गया था, नालंदा को नष्ट कर दिया गया था. तो ऐसे ही हमारे साक्ष्यों को लगातार मिटा दिया गया, और फिर कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी यूरोपीय हिस्टोग्राफी को इंडिया के ऊपर छोड़ दिया, अपनी हिस्टोग्राफी को. Well, Vishal. Subhi, continue. Okay. I would take one more question of Prateek Singh Rajawat. He's asking that भारत का अर्थ क्या होता है, जो हमारे देश का नाम है, और भारत नाम ही क्यों रखा गया? Sorry, repeat again. Okay. भारत का अर्थ क्या होता है, जो हमारा देश का नाम है, और भारत नाम ही क्यों रखा गया? मतलब भारत नाम क्यों रखा गया? He's simply asking that.
भारत का नाम भारत के नाम के ऊपर रखा गया No, और no, no issues, no issues, Vishal. I'm here. Rajawat, Pratik, this is a very interesting book in Hindi and English. And in this book, first chapter deals with the so many ideas about the Bharat. देवदत्त पटनायक की बुक है भारत के 32 तीर्थ स्थान. तो एक बार सब लोग उसको देख